चलिए नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारे बीच में वीरू, और इनका सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा। वीरू, बहुत बहुत बधाई आपको। और इनका एफोर्स का अभी रिजल्ट आया, यानी कि इंटरव्यू का, तो पास हुए हैं, तो इसलिए मिठाई लाए हैं। थैंक यू सो मच। और आप और तरक्की करें ज़िंदगी में, बहुत आगे तक का आप जाएं। तो पहले मिठाई खा लेते हैं, फिर बातें करते हैं, ठीक है? हाँ, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो अनुभव कर ले मिठाई का। बहुत अच्छी मिठाई है, आई थिंक। वीरू, पहले सर आप खाइए सर। पूरा खा लो, पूरा खा लो। मधुर, बाकी लोगों को भी तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिए वीरू के लिए। हाँ, तो वीरू, आज हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि भाई खुशी का मौका है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और हमारे जो आपके सहपाठी है इनके लिए भी, कि आपने किस तरह से, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी एग्जाम को लेके, और क्या विजन था कि मेरे को क्या क्या, मतलब आपने रणनीति बना रखी थी। पहले तो हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है। पहले सर मैंने सर ये कुछ लिए कभी चाहा नहीं था। मतलब पहले मैंने एनडीए तैयारी की थी, उसके लिए पेपर किया था, लेकिन घर वालों ने कहा था कि बड़ी तैयारी करे वो तो क्या ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत एयरफोर्स वगैरह, एयरफोर्स ये भी अच्छी नौकरी, इस पर भी ध्यान दे लो। फिर मैंने सोचा एक बार फॉर्म डाल के देखता हूँ। मैंने एक बार फॉर्म डाला, उस पर मेरा एग्ज़ाम निकल गया। उसके बाद जीडी वगैरह ये भी निकल गया, मेडिकल भी निकल गया। इस तरीके से सर मेरा एग्ज़ाम निकल गया। जब आपका मतलब जो रिटर्न एग्जाम निकला था, तो आपने क्या सोचा था कि अब जीडी के लिए किस तरह से मतलब हो जाएगा, नहीं, क्या मन में था? सर जब मैं रिटर्न निकला था सर, तो मुझे पता था कि इंग्लिश तो मेरी फिर भी मतलब इतनी तो है कि जीडी मतलब निकल सकता है। फिर भी मैंने आप यहाँ पर आके 4 से 5 दिन 8 दिन प्रैक्टिस की थी, जिससे मुझे मतलब एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ ठीक है, मतलब मैं 20 लोगों के सामने आराम से बोल सकता हूँ। मतलब फ्लुएंसी, थोड़ा सा फ्लुएंसी आ गई, इससे क्या जेक भी खुल गई थी थोड़ी सी, तो जो लग रहा था वो जिससे क्लियर हो गया था मेरा सर। जीडी वगैरह कोई प्रॉब्लम आया नहीं था सर। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, ये भी तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं एयरफोर्स, नेवी या आर्मी की, तो क्या रहता है, जैसे हम लोग वहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं या फेज़ 2 के लिए जाते हैं, तो ओवरऑल वहाँ क्या रहता है उनको? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर रिटर्न तो निकल गया, लेकिन ये फेज़ 2 कैसे निकाले? सर फेज 2 में सर ऐसा सर, बहुत से बच्चे होते हैं थोड़ा फ्लुएंट होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में वीक होते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि इंग्लिश मतलब कोशिश करेंगे बोलने की। लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती भी है, टूटी फूटी भी आती है, तो अपनी तरफ से कोशिश करोगे तो वो ऑफिसर भी जानते हैं कि बच्चा अच्छी तरह एफर्ट डाल रहा है इंग्लिश में, तो आगे भी अच्छा करेगा। तो इस वजह से क्या है, वो आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे तो ये है कि काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब ये है कि आपको बोलना है, बोलना है। हाँ, चुप नहीं बैठना है। कम से कम आपको 2 से 3 बार पार्टिसिपेट करना है जीडी में, ये रहता है। तो भाई जैसा कि वीरू ने कहा कि आपको जैसे भी आप फेज 2 के लिए जाते हो, तो वहाँ आपको ऐसा है कि कॉन्फिडेंट आपका देखा जाता है, और आपका फ्लुएंसी देखी जाती है कि आप बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे, और आपको जो टॉपिक दिया है उसके बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं। अब आपको वहाँ बोलना है। कई बच्चे ऐसा करते हैं, मेरे पास भी आते हैं कि सर हमारी तो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है। ऐसा नहीं है, जैसे वीरू ने कहा, यदि आपको थोड़ा बहुत आती है तो वो भी आपका काम चला सकती है। बस शर्त ये है कि आपको नॉन स्टॉप बोलना है, अपनी बात को अच्छे से रखना है। जब भी मौका मिले अपनी बात को रखो, 2 3 4 बार। जैसे जीडी हुआ तो आपको कितनी बार बोलने का मौका मिला, कितनी बार आपने चांस लिया बोलने का? तो जब उन्होंने मैम ने कहा था कि अपना 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दो और अबाउट द टॉपिक बोलो, तो मैं इंट्रोडक्शन अच्छा दिया था। अबाउट द टॉपिक में मतलब मैं भी थोड़ा सा शुरुआत में चक गया था, मुझे लगा, फिर इतने में मैडम ने बोल दिया था कि नेक्स्ट, इसका मतलब कि आगे वाला बंदा बोले, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं शायद मैंने कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी, लेकिन गड़बड़ी नहीं थी वो। फिर उसके बाद मैंने सोचा आगे जीडी है, तो मैंने कहा था नाउ यू स्टार्ट द जीडी। तो उसके बाद मैंने कोशिश की थी, मैंने जीडी मैंने इनिशिएट कर दिया था। मतलब मैम ने बोला था नाउ स्टार्ट द जीडी, तो काफ़ी बच्चे एकदम से चुप हो जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मैंने एकदम जीडी इनिशिएट कर दिया था।
उसके बाद 2 से 3 से 4 बार मैंने बोला था, फिर मैम ने मुझे हाईलाइट कर दिया था। मैम ने मेरा चेस्ट नंबर 82 था, तो मैम ने मुझसे कहा था ना चेस्ट नंबर 82 यू स्पीक। फिर मैंने बोला था उसके ऊपर वो टॉपिक था जैसे कि वॉल्यूशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड इम्पोजिंग द हैवी फाइन्स, ये था। बहुत बढ़िया। तो मतलब बोलने का मतलब है कि आपको जब भी ऐसा लगे कि जीडी हो रही है तो आप अपने आप को हाईलाइट कीजिए, अपने आप को पहले फ्रंट पे लाइए, जैसे वीरू ने किया कि पहले बोले, तो डेफिनेटली आप टीचर वहाँ या जो भी आपके वहाँ कमांडर होते हैं या कोई भी होता है जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो आपको नज़र में रखता है और आपको सिलेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है रिजल्ट के लिए आपके। तो ये ओवरऑल बातें थी। अब वीरू जैसा कि A4 आपका निकल गया तो डेफिनेटली है, जैसे मैं भी चाहूँगा कि आप यहाँ नहीं स्टॉप हो, आपका ये तो पड़ाव है, अभी तो मंजिल दूर है, तो आगे का क्या विचार है, आगे का क्या सोचा है? सर मेरा पास शुरू से ही सर एक एम था कि पायलट बनना था, लेकिन ये तो सर एक इनिशिएट है। आगे चल के मतलब मैं 2 से 3 बार मतलब मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी 2-3 साल में, उसके बाद मैं FCAT या इसमें फॉर्म डालूंगा जिससे पायलट के लिए डेफिनेटली जाऊँगा। तो आगे का मतलब सपना है आपका पायलट बनने का। तो बहुत बहुत बधाई आपको, पायलट बने आप, और हम सबकी दुआएं हैं कि आप लोग आप पायलट बने, और जब पायलट बने तब भी हम आपका इंटरव्यू ऐसे ही ले है ना, और बेहतर करें ज़िंदगी में। और हमारे ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहते हो कि रिटर्न की कैसे तैयारी करें, क्योंकि इनका रिटर्न कईयों का रिटर्न नहीं निकलता तो रिटर्न में स्कोर नहीं कर पाते। ज़्यादा तो कुछ है नहीं, पेपर इसमें मॉडल लेवल का आता है, लेकिन अगर बंदा, बहुत से बंदे होते हैं कि 11th में आके वो सोचते हैं अरे 11th कौन पढ़ता है, सब फालतू का है, 11th कौन पढ़ता है, सब ये सब फालतू की चीज़ें हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 11th फिर भी मतलब ध्यान रख के चलना चाहिए कि आगे मोस्ट ऑफ द एग्जाम में 11th आती है और 12th तो क्या अक्सर हम पढ़ते ही हैं, तो ये ज़्यादा कुछ ऐसा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मतलब जब मॉडरेट लेवल का पेपर आता है आराम से अपना पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, बस टॉपिक को क्लियर वाइज करते चलो, 1 बाय 1 मतलब टॉपिक कंसेप्ट क्लियर करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आया। नहीं, जैसा कि देखा गया है कि बच्चे आजकल हम भी पढ़ाते हैं, हमारे पास PCM के बच्चे हैं, तो उनका ये रहता है कि स्कोर नंबर, और सर सीखना तो हम आगे सीख लेंगे, कोचिंग लगा लेंगे इसके लिए। इनके लिए क्या कहना है कि 11th में बच्चा आता है, सर 11th में तो क्या है, पेपर वैसे ही हो जाएगी, 12th में भी हो, मेनली फोकस रहता है उनका सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दो, सर मतलब इस साल निकाल दो, फिर तो हम तैयारी कर लेंगे। उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करोगे सर तो आप 12th में आप स्कोर तो कर लोगे फिर भी, मतलब लेकिन फिर भी आप सोचो कि टॉपर बन जाओ तो वो तो नहीं होगा, लेकिन इसको कर लोगे। लेकिन आगे जब आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे तो वहाँ का कुछ इन्वायरमेंट ही कुछ और होता है, जिससे आपको थोड़ा लगेगा यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ऊपर से जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप जब बैठोगे उधर टाइमिंग चलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई स्पीड में करना है, तो इस चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज काम आएगी, ना कि आपका रट्टा हुआ काम आएगा। ओके, तो भाई जैसा कि वीरू ने कहा अपने अनुभव से कि ये रट्टा हुआ ये नहीं काम आता, ज़्यादा काम नहीं, ये केवल स्कोर कर सकता है एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहाँ आपके कंसेप्ट काम आते हैं, वहाँ आपका IQ लेवल इन द सेंस आप कितने जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं वो काम आता है। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपको लर्निंग पे, इन द कंसेप्ट सीखने है क्या है, क्यों आया ऐसा, कैसे आया ऐसा, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सर टिक लगा दो हम तो याद कर लें, जैसा है वैसा ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ वीरू, और बहुत अच्छा लगा हमें। और वीरू बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी सबकी शुभकामनाएं वीरू के लिए, एक बार जोरदार तालियां।